आज हम 10th क्लास के राजनीतिक शास्त्र की बात करते हैं। इससे पहले हम लोग 10th क्लास के भूगोल पढ़ रहे थे। भूगोल हम लोग 2 अध्याय पढ़ लिए थे उसमें। आज से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, राजनीतिक शास्त्र। क्या करते हैं आज से? राजनीतिक शास्त्र पढ़ते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि राजनीतिक शास्त्र क्या होते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र, राज्य माने क्या? देश, और नीति माने क्या? कानून। राज्य माने देश और नीति में होता है कानून। क्या होता है? नीति माने कानून और शास्त्र माने अध्ययन। अध्ययन तो जिस विषय में हम देश के कानून के बारे में पढ़ेंगे उसी को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। अगर इसकी हम डिफिनेशन की बात किया जाए तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी देश के कानून व्यवस्था के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे उसी को हम राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आगे कि राजनीतिक शास्त्र में कौन कौन सा अध्याय पढ़ना है। तो हम लोग चलते हैं आगे। राजनीतिक शास्त्र में कुल 9 अध्याय हमको पढ़ना है। उसमें से पहला मेरा है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, कि लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी कैसे है। उसके बाद दूसरा अध्याय है कि जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर प्रभाव। का कि जातीय, लैंगिक और सांप्रदायिक का कि लोकतांत्रिक पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और राजनीतिक पर विशेष का क्या प्रभाव है। उसके बाद तीसरा अध्याय पढ़ेंगे सत्ता में भागीदारी की कार्य प्रणाली, कि जिस सत्ता में है उसका कार्य प्रणाली कैसे है, उसकी कानून व्यवस्था कैसे है, कैसे काम चलाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। चौथा है संघात्मक शासन व्यवस्था। चौथा में क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा देश क्या है? संघात्मक है। संघात्मक माने यहाँ पर केंद्र की कानून अलग है और राज्य की कानून अलग है। इसके बारे में जानेंगे। पांचवा बिहार में पंचायती राज एवं नगरीय संस्था। पांचवा क्या है? बिहार में पंचायती राज एवं नगरीय संस्था। तो हम जानते हैं कि पंचायत की जो राज्य व्यवस्था है, पंचायत का कितना त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था है, उसमें हम लोग 3 पढ़ेंगे। नगरीय संस्था में 3 भी त्रिस्तरीय होता है। इसमें राज्य पंचायत स्तर में होता है। पहला था जिला परिषद, उसके ब्लॉक लेवल पर होता है क्या कहते हैं? पंचायत समिति, और पंचायत लेवल पर होता है ग्राम पंचायत। ये 3 स्तरीय है। उसके बाद नगरीय संस्था में पढ़ते हैं नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के बारे में। लोकतांत्रिक जनसंघर्ष एवं आंदोलन, की लोकतांत्रिक कैसे जंग संघर्ष है, माने क्या आपस में भेदभाव है, इसी को। उसके बाद आंदोलन। 7वां में पढ़ेंगे हम लोग राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल है उसके बारे में जानेंगे। 8वां है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणाम। 8वां क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणाम। 9वां पढ़ेगा लोकतांत्रिक की चुनौतियां, कि लोकतांत्रिक को कैसे चुनौती देता है। तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो 9 अध्याय पढ़ना है राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत। तो आज हम लोग पहला अध्याय देखते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। तो हम लोग आज कौन सा अध्याय पढ़ेंगे? पहला। उसमें क्या है कि लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। आप देखते हैं लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, तो उसमें कौन कौन सा हमको टॉपिक देखना है। तो पहला पढ़ेंगे लोकतंत्र में द्वंद्व। पहला टॉपिक इसमें क्या है? लोकतंत्र में द्वंद्व माने क्या? भेदभाव, अंतर। उसके बाद दूसरा सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति, कि सामाजिक विभेद माने समाज में कैसे विभेद उत्पन्न होता है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा है विभेदों में तालमेल और संघर्ष, कि विभेदों में कैसे तालमेल है हमारा देश क्या है, एक अनेकताओं में एकता है और धर्मनिरपेक्ष है। तो उसमें यहाँ हमारे देश में क्या है? सभी
आदमी या वर्ग के लोग रहते हैं मिलजुल कर, उसी को कहते हैं तालमेल। और उसी में कभी कभी क्या होता है, संघर्ष होता है, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा टॉपिक है, चौथा टॉपिक सामाजिक विवादों की राजनीतिक परिणाम, कि सामाजिक विवादों में राजनीतिक परिणाम उसका क्या हुआ। तो सामाजिक विभाजन के निर्धारित तत्व, सामाजिक विभाजन के निर्धारित तत्व देखेंगे कि कौन कौन सा इसका तत्व है। उसके बाद है छठा में सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर। सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है, ये हमको अध्याय 1 के अंतर्गत कुल 6 टॉपिक पढ़ना है। तो आज हम लोग पहले जानते हैं कि टॉपिक 1 शुरुआत करते हैं, लोकतंत्र में द्वंद्व। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, तो हम लोग 9th में पढ़े थे कि लोकतंत्र क्या होता है, उसी को थोड़ा आज चर्चा कर लेते हैं कि लोकतंत्र है क्या। इसके बारे में हम देख लेते हैं आज कि लोकतंत्र क्या है। लोक माने क्या, जनता, इसको हम क्या कह सकते हैं कि जनता। और तंत्र माने क्या, शासन, तंत्र माने शासन। तो हो अगर दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा कि जनता का शासन। क्या हो गया, जनता का शासन। अगर हमसे पूछेगा कि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन है। लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन है। अब हम एक परिभाषा के रूप में जान लेते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता या लोगों द्वारा किया जाता है। कह रहा कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं, जनता या लोग करते हैं। देखिए यहां पर एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट माने क्या, सरकार है। क्या है, सरकार है। ये क्या, पब्लिक माने जनता, पब्लिक माने जनता। ये जनता क्या किया है, इसको चुना है, ये अपना गवर्नमेंट को। क्या है, इसमें सब आदमी अपना वोट डाल के किसको चुना है, सरकार को चुना है। इसके पास क्या है, सत्ता है। और ये क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। ये गद्दी पर बैठा हुआ है। ये कहां बैठा हुआ है, गद्दी पर। इस दूसरा एग्जांपल देखकर समझते हैं कि जनता, ये हो गया जनता। जनता क्या कर, वोट डाल, इलेक्शन डे है ये, देखिए ये वोट डाल रहा है, किसी भी भेदभाव के वोट डाल रहा है। और ये क्या है, सरकार किसका, अभी हमारे देश में सरकार है पीएम का। पीएम जो देख ही रहे हैं, इसे पता ही चल जाता होगा क्या, हमारे नरेंद्र मोदी कास्ट के फिगर है। ये क्या है, अभी है वर्तमान में सरकार है इसका। ये कहां बैठेगा, पार्लियामेंट में बैठेगा और यहां से क्या करेगा, ये शासन करेगा। इसी को हम कहते हैं लोकतंत्र। अब लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहते हैं जहां पर जनता बैठ के कोई कानून बनाता है और वे लागू करता है, उसे को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे देखते हैं आप लोग गांव स्तर पर, आज भी अगर कोई छोटा स्तर पर कोई कानून बनाना रहता है तो हम लोग पंचायत बुलाते हैं। तो एक ऐसा ही रूप है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहले क्या होता है, एक जगह बैठते थे और आपस में अपना कानून बनाते थे और उसको लागू करवाते थे, उसी को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जो आज के समय में बहुत कम ही देशों में ऐसा देखा जाता है, नहीं तो सभी जगह क्या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्योंकि आज जनसंख्या अधिक हो गया है और सभी के इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत कम ही देशों में देखा जाता है। आज सभी देशों में अधिक मात्रा में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही देखा जाता है। ऐसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं कि जनता के द्वारा चुना जाता है प्रतिनिधि जो शासन करता है, उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जो हम लोग चुनते हैं और हम लोग चुनने के बाद वे क्या कहते हैं, हम लोग पे शासन करता है, उसी को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। आगे देखते हैं फिर
हमारा टॉपिक है लोकतंत्र में द्वंद्व। द्वंद्व माने क्या? विरोध। क्या होता है? लोकतंत्र माने विरोध उत्पन्न हो जाता है। तो हम लोग लोकतंत्र के बारे में जान लिए थे कि लोकतंत्र क्या है, कि जनता का शासन है, जनता के द्वारा चुना गया शासन है। अब उसमें कैसे विरोध हो जाता है इसके बारे में देखते हैं। जब लोकतंत्र में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं तो उसे लोकतंत्र में द्वंद्व कहा जाता है। कहता कि जब लोकतंत्र में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं तो उसे हम लोकतंत्र में द्वंद्व कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, उदाहरण के द्वारा देता है सिक्किम में बिहारी छात्रों के प्रति विरोध। कह रहा कि सिक्किम, जबकि हमारा ही देश एक सिक्किम है, उसमें कह रहा कि बिहारी छात्रों के भी क्या किया गया? विरोध किया गया। वहां पे जो हमारे बिहारी छात्र पढ़ने के लिए गए थे वहां पर क्या क्या विरोध किया गया, बल्कि वहां से राज्य से भी निकाल दिया गया। यही कहलाता है कि लोकतंत्र। जबकि हमारा देश क्या है? एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र है, यहाँ पर सभी का समान अधिकार है। कहीं पर जाके वो रह सकता है, वे शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाता हो या कहीं काम करने के लिए जाता हो, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा उल्लेख है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सिक्किम में जाकर क्या क्या बिहारी छात्र के प्रति क्या क्या विरोध कर रहा है। उसके बाद अगला है लुधियाना में बिहारी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि लुधियाना में जो बिहारी मजदूर गए जाते हैं काम करने के लिए, उसमें क्या करता है? उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये भी क्या हमारे, जबकि ये गलत है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि जब हमारा देश एक क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आते हैं, लोकतंत्र में कि सभी का अधिकार है, किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए और उसके और सारे एग्जाम्पल था कि महाराष्ट्र असम के क्षेत्रों में जो हमारे उत्तर भारत के जाते हैं वहां पर भी भाषा के माध्यम से उसको विरोध किया जाता है। उसके बाद देखिए श्वेत और अश्वेत, जो अमेरिका में विरोध हुआ था। श्वेत था क्या है? गोरे लोग जिसको कहते थे, गोरे लोग होते थे। अश्वेत थे काले लोग। इस दोनों में क्या होता था? विरोध करता था। ये कहता था काला है, तो ये क्या करता था? इसके साथ विरोध करता था। ये कहां देखने को मिलता था? अमेरिका में। उसका कैथोलिक और प्रोटेस्टो एक ही धर्म के मानने थे। आयरलैंड में ये दोनों में क्या था? विरोध था। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम बताते हैं कि जब हमारे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी के आसपास, जब वे गए तो वहां पर देखा कि बहुत सारे भेदभाव कर रहे हैं, गोरे और काले के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। जब हमारे महात्मा गांधी ट्रेन से जा रहे थे तो फर्स्ट क्लास के टिकट कराए हुए थे, वे सफर कर रहे थे। वहां पर जब आए वहां के गोरे लोग तो उसको क्या गया? ट्रेन से उतार दिया। तो ये वहां पर भी भेदभाव किया जाता था। आगे और सारा इसका एग्जाम्पल होगा। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़े थे कि सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति, कि सामाजिक में विभेद कैसे उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है। तो कहता सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। क्या है? कि सामाजिक विभेद के उत्पत्ति के अनेकों कारण हैं। उसमें कुछ दिया हुआ देखते हैं कि सामाजिक विभेद के और अनेक कारण हैं, जैसे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि। कहा कि सामाजिक स्तर पर जितने भी विरोध होता है, जैसे वे भाषा स्तर पर हो या जातीय स्तर पर हो या धर्म के स्तर पर हो, ये सब क्या है? सभी हमारे समाज में जो चल रहे हैं विरोध, ये हमारे क्या विरोध का उत्पत्ति के कारण बनता है। उसके बाद कहते किया सामाजिक विभेद का मुख्य कारण जन्म को माना जाता है। कि कारण सामाजिक विभेद की उत्पत्ति के कारण मुख्य क्या माना जाता है? जन्म को। जन्म क्यों माना जाता है? कि हम जानते हैं कि इतिहास में अगर पहले 4 वर्ण व्यवस्था थे, क्या थे? 4 जाति के धर्म के बारे में बताया गया है। वैष्णव, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण। वे कर्म के आधार पर बटा हुआ था। जिसका जो काम था वही आगे जाके उसी में से जो जन्म लिया तो उसके जन्म का आधार बन गया कि अगर वह जन्म लेता है तो किसी न किसी परिवार में लेगा, और वे परिवार किसी न किसी समाज में रहता है, और समाज में रहता है तो वे किसी न किसी जाति को में आता है या किसी धर्म को वे मानने वाले रहते हैं। इसीलिए मुख्य कारण किसको माना गया है? जन्म को माना गया है। फिर आगे देखते हैं
अगला टॉपिक है विभेदों में तालमेल और संघर्ष। क्या कह रहा कि विभेदों में तालमेल एवं संघर्ष। अब तालमेल कैसे हुआ, देखते हैं कि तालमेल विभेदों में, हम जानते हैं कि हमारा देश क्या है, विभिन्नताओं में एकता रखते हैं। विभिन्नताओं में क्या, यहाँ पर कोई भी जाति के लोग या धर्म के लोग रह सकते हैं, इसीलिए हमारा देश क्या है, विभिन्नताओं में एकता है। उसी के कह रहा क्या कि ताल में, कि विभेदों में कैसे, मतलब अलग अलगों में अलग अलग जो लोग रहते हैं या अलग अलग धर्म के मानने वाले रहते हैं, उसमें कैसे तालमेल होता है। तो पहले तालमेल, उसके बाद संघर्ष के बारे में जान लेंगे। तो पहले तालमेल देख लेते हैं। जब लोकतांत्रिक देश में सभी धर्म, जाति, समाज के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो उसे विभेदों में तालमेल कहते हैं। कहता कि जब लोकतांत्रिक देशों में सभी जाति, धर्म, उसके बाद है समाज के लोग क्या कहते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विभेदों में तालमेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सभी आपस में क्या कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो विभेदों में क्या है, तालमेल है। जैसे एक एग्जांपल देखिए लिया हुआ है, क्या है ये, नाजनीन नाम की एक महिला लड़की है। क्या है, नाजनीन नाम की एक महिला लड़की है, और ये जो आप इसके हाथ में बुक दे रहे हैं, क्या हनुमान चालीसा है, क्या है, हनुमान चालीसा है। इसको क्या किया, ये उर्दू में लिपिबद्ध किया था, इसमें उर्दू में लिपिबद्ध किया इसको। क्या क्या, ये हनुमान चालीसा को उर्दू में क्या क्या लिपिबद्ध, माने उसको परिवर्तन किया। तो ये देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिखाया गया है कि ये तो है मुसलमान, धर्म को मानने वाले हैं मुसलमान, लेकिन ये हिंदू धर्म की पुस्तक है, उसको क्या किया, अपने उर्दू में अनुवाद कर लिया। तो एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहा, हम देखते हैं कि हम लोग जब कोई भी धर्म अपना कोई भी पर्व मनाते हैं तो हम लोग हिंदू को, मुसलमान को, जब मुसलमान कोई पर्व मनाते हैं तो हिंदू लोग को बुलाते हैं, या हिंदू जब कोई पर्व मनाते हैं तो वो क्या करते हैं, मुसलमान को बुलाते हैं। जैसे देखते हैं कि ईद सब में क्या करते हैं, ईद सब में मुसलमान को भी हम लोग इनवाइट देते हैं, आमंत्रित करते हैं, या हिंदू में कोई पर्व होता है तो हम लोग भी मुसलमान को क्या करते, इनवाइट देते हैं। तो यही कहलाता कि तालमेल। ये प्राचीन समय में भी था, प्राचीन समय काल में, मुगल काल में देखा जाता है, जैसे मुगल काल में अकबर के समय में क्या था, वहां में भी रहने वाले थे, जैसे बीरबल, ये सब क्या हिंदू थे और यहाँ रहते थे। उसके बाद कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये सब सभी क्या है, विभेदों में क्या है, एकता है, माने तालमेल है। उसके बाद आगे देखते हैं, अब हम लोग संघर्ष के बारे में देखते हैं। आप कहते हैं विभेदों में तालमेल और संघर्ष, तो तालमेल पढ़ लेते हैं हम। संघर्ष, संघर्ष माने क्या, विरोध करना। संघर्ष माने क्या, विरोध करना होता है। कहता है कि संघर्ष जब लोकतांत्रिक देश में धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति के नाम पर आपस में उलझना ही संघर्ष कहलाता है। जब कहता कि लोकतांत्रिक देशों में भाषा, धर्म, क्षेत्र के आधार पर आपस में जब लड़ने लगता है तो ये क्या कहलाता है, संघर्ष कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको पता ही चल गया होगा, ये क्या है, हिंदू धर्म के हैं, ये क्या है, हिंदू धर्म के हैं, और ये मुसलमान हैं। दोनों में आपस में क्या कर लग रहा है कि अब ये इसको मारेगा, लग रहा है ये इसको लग रहा है कि अब मारेगा। दोनों में आपस में क्या कर रहा है, विरोध हो रहा है। यहाँ पर भी वही है, देखिए इसको मारने के लिए तैयार है, ये इसको मारने के लिए। तो दोनों में क्या संघर्ष उत्पन्न किया है। ये किसके आधार पर हुआ, ये जाति के आधार पर हुआ हो, या धर्म के आधार पर हुआ हो, या क्या कहते हैं किसी भाषा के आधार पर होता है। तो ये तो हम देखने से ही पता चल रहा था कि ये क्या है, संघर्ष कर रहा है, दोनों आपस में क्या है, अपने आप में लड़ रहा है। तो इससे हमारे बहुत सारा घाटा भी होता है। जब क्या कहते हैं आपस में हम लोग खुद संघर्ष करेंगे तो इसका फायदा दूसरे को मिलता है। कहावत है कि जब आपस में दो आदमी मिलता है, लड़ता है, तो तीसरे आदमी को फायदा है। मान लीजिए जैसे हमारा देश क्या होगा, एकता में अनेकताओं में एकता है, इससे अब क्या आपस में हम लड़ेंगे जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, तो हमारा देश क्या हो गया, कमजोर हो जाएगा, और बाहर वाले देश को उसको फायदा मिलेगा। इसलिए हम लोग को आपस में क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश अनेकताओं में एकता रखते हैं। हमारे देश में कोई धर्म निरपेक्ष नहीं है, किसी धर्म की बात पर नहीं किया गया है, हमारे धर्म की पे गौण है हमारे संविधान। आगे देखते हैं,
कहता कि सामाजिक विभेदों की राजनीतिक परिणाम क्या है, सामाजिक विभेदों की राजनीतिक परिणाम। देखिए सामाजिक विभेदों की राजनीतिक परिणाम, कि सामाजिक विभेद जो हम पढ़े थे उसमें की राजनीतिक का इसका क्या योगदान है। तो जब सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेदों में परिवर्तित हो जाती है तो इसका परिणाम कभी कभी अच्छा और बुरा भी होता है। कहता कि सामाजिक विभेद जब राजनीतिक में परिवर्तन होता है क्या होता है, तो हमारे देश में किसका कभी कभी अच्छा भी परिणाम होता है और कभी कभी बुरा भी होता है। जैसे अच्छा परिवार में दिया हुआ है, जैसे महिला सशक्तिकरण, क्या है महिला सशक्ति। मान लो महिला क्या है हमारे समाज में अभी पीछे है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम हमारे सरकार क्या है उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे योजनाओं के शुरुआत की है कि ये आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, जिससे हमारे क्या महिला ऊपर उठे और एकजुट साथ चले। क्योंकि हमको समाज के अगर चलाना है तो स्त्री और पुरुष की समान अधिकार है, तो इसलिए अच्छा परिणाम है। जैसे बुरा परिणाम में देखते हैं कि जैसे युगोस्लाविया में धर्म और जाति के आधार पर कई भागों में बट गया। कहता कि युगोस्लाविया एक देश है, उसमें धर्म और जाति के आधार पर वे कई भागों में बट गया, ये क्या है बुरा परिणाम में है। इसलिए राजनीतिक परिणाम क्या कहता है हमेशा घातक है जब आपस में हम लोग मिलकर नहीं रहेंगे। आप कहते हैं कि भारत में भाषा के आधार पर कई राज्यों को बांटा गया, कहता कि हमारा देश में भाषा के आधार पर सभी राज्य आपस में क्या है बट गए हैं। ये सब क्या है सभी बुरा परिणाम में होता है, किसके तो सामाजिक विभेदों की राजनीतिक परिणाम में। फिर आगे देखते हैं, देखिए महिला सशक्तिकरण का ये सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्व। तो सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्व में सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व हैं। कौन कौन, तो पहला देखते हैं स्वयं की पहचान की चेतना। क्या है स्वयं की पहचान की चेतना। उसके बाद है समाज के विभिन्न समुदायों की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका। दूसरा क्या समाज के विभिन्न समुदायों की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका। तीसरा सरकार की मांगों के प्रति सोच। तीसरा क्या सरकार की मांगों के प्रति सोच। तो आप लोग हम लोग जानते हैं कि स्वयं की पहचान क्या है, क्या है स्वयं की पहचान। जब व्यक्ति स्वयं अपना ही अधिकार या किसी भी तरह के अपेक्षा रखता है तो दूसरे से उसे क्या होगा हानि पहुंचेगा। उससे हमारे क्या होगा स्वयं की तो पहचान बन रहा है लेकिन हमारे राष्ट्र के लिए क्या वे अहित होगा, उससे क्या हमारे देश की घाटा होगा। दूसरा है कि समाज के विभिन्न समुदायों की मांगों में राजनीतिक दलों के द्वारा उपस्थित करने का तरीका। कि समाज में विभिन्न समुदाय, क्योंकि समाज में विभिन्न समुदाय के आदमी रहते हैं, भिन्न भिन्न समुदाय आदमी रहते हैं और उसका मांग भी क्या होता है भिन्न भिन्न होता है। जब हम लोग क्या करते हैं राजनीति के द्वारा जो हमारे लोग चुन के भेजते हैं उसके प्रतिनिधियों द्वारा हम लोग क्या कहते हैं सरकार से मांग करते हैं। अगर ये सरकार हमको अब क्या कहते हैं जो हमारा मांग है वे दे देता तो देश के लिए तो हित होगा। अगर हमारा मांग है अगर वे नहीं देता है तो ये देश के लिए अहित हो जाता है, क्योंकि आपस में लोग विरोध कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे श्रीलंका में देख लेते हैं हम, क्या पर यहाँ पर यहूदी धर्म के मानने वाले को क्या बढ़ावा दिया था। उसके बाद इतने जितने भी थे श्रीलंकाई तमिल या भारतीय तमिल को या मुसलमान को उतने बढ़ावा नहीं दिए थे। तो क्या हो गया कि सब वहां पर बहुत बड़ी एक समस्या पैदा हो गया था। जैसे हमारे ही भारत में क्या करते हैं देखते हैं कि जब हमारे कार्यकारी भाषा क्या हिंदी थे और जब मांग किया गया तो अंग्रेजी को तो अंग्रेजी दे दिया गया, तो ये हमारे देश के लिए अच्छा परिणाम हुआ। उसके बाद है कि सरकार की मांगों के प्रति सोच। कह रहा कि अगर कोई व्यक्ति या जनता हुए क्या सरकार से मांग रहे हैं उसमें मांगने में अगर वे
क्या करते हैं, अगर ये मांग रहे हैं, अगर दूसरे के उससे कहीं हानि ना हो तो उसको देने में कोई कठिनाई नहीं, उसको दे देना ही चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन। क्या कहता है कि सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन। तो सामाजिक विभेद के बारे में पहले जान लेते हैं। तो एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के लोगों के बीच जो विभिन्नताएं हैं वे सामाजिक विभेद का रूप का धारण कर लेती है। कहता है क्या, एक क्षेत्र में रहने वाले जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के लोग के बीच जो विभिन्नताएं हैं वे क्या कहते हैं, सामाजिक विभेदों का रूप धारण कर लेती है। दूसरा है सामाजिक विभाजन। क्या है दूसरा? सामाजिक विभाजन। इसी का है सामाजिक विभाजन। तो रंग, धन, रंग, क्षेत्र का विभिन्न सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। कहता कि धन, रंग या क्षेत्र विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। जैसे सवर्ण और दलितों के बीच का अंतर। सवर्ण जो आर्थिक स्थिति से क्या है, भरे पूरे है, और क्या है दूसरा है दलित जो नीचे है, जो अभी तक विकास नहीं किया है, इस बीच में जो अंतर हो जाता है। तो क्या हुआ, इस दोनों में अंतर बता रहा है। देखिए ये क्या सामाजिक विभेद कैसे हो गया, तो ये हो गया, ये सवर्ण हो गया, तो ये इसमें आएगा सामाजिक विभेद। और इसमें क्या दलित, जैसे देखिए ये क्या है कि धन या रंग के क्षेत्र में जो अंतर कर रहा है, क्या है विभाजन कर रहा है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि और सा इसका होता है कि अमीर और गरीबी में जो अमीर आदमी है वे और गरीब आदमी दोनों में क्या होता है, आपस में अंतर होता है। यही हमारा क्लास आज एक्सरसाइज 1 अध्याय 1 हम लोग का खत्म हो गया। फिर मिलेंगे अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ।